टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं केमिस्ट्री के कुछ प्रश्न यानी कि साइंस के प्रश्न हैं। इसके पहले भी इसका एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें हम लोगों ने 103 प्रश्नों को देखा था। विशेष करके सभी प्रश्न केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान से संबंधित थे। अब उसके आगे के प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे और इसके पहले भी जो वीडियो अपलोड किए गए हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट का वीडियो आप लोगों ने देखा है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत लगभग सभी विषयों को हम देख चुके हैं। एक आध और सेट बाकी हैं जो कि 1 से 2 दिनों के अंदर सभी को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है। बताना है कि भौतिक परिवर्तन इनमें से कौन है। देख लीजिएगा, चीनी का जलीय विलयन, दूध से दही बनना और लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, ये सभी जो है कि ऑप्शन में है। देखिए, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें हम फिर से मूल प्राप्त को फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि भौतिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, बल्कि उस पदार्थ के आकार और रंग रूप को हम या उसके स्वरूप को बदल देते हैं। तो इस तरीके से इसमें देख सकते हैं कि जो लोहे पे जंग लगना है, इसमें सभी जो है कि इसमें ये दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना और अगरबत्ती का जलना, ये सभी जो है कि रासायनिक परिवर्तन है। जबकि चीनी का जो विलयन है, ये जो है कि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। यानी कि इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं, क्योंकि देख लीजिए, जब हम चीनी का जलीय विलयन करते हैं तो हम चाहें तो चीनी और जल को हम अलग कर सकते हैं, यानी कि उससे फिर से हम चीनी को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है। दांत और हड्डियों में क्या उपस्थित रहता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है और आप जानते हैं कि कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा पाई जाती है, यानी कि दांतों और हड्डियों में। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन भास्मिक ऑक्साइड है। भास्मिक ऑक्साइड इसमें से कौन है, यानी कि आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन में है CO2 है, Na2O है, SO2 और P2O5 हैं। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि जो भास्मिक यानी कि जो क्षारीय ऑक्साइड इसमें से कौन है। तो हम जानते हैं कि जो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, जबकि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो सोडियम वाला जो है, सोडियम धातु है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन भी इसमें, ये कार्बन डाइऑक्साइड हैं, सभी जो है कि वो अम्लीय प्रकृति के हैं। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि शुद्ध सोना होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का, यानी कि 24 कैरेट माना जाता है। और 24 कैरेट का जो सोना होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है। जबकि आभूषण बनाने के लिए उसमें 22 कैरेट सोने का ही उपयोग होता है। बाकी जो है कि 2 कैरेट तांबा और अन्य धातुओं को यानी कि चांदी को मिलाया जाता है, क्योंकि सोना उससे यानी कि उसमें कठोरता लाने के लिए। और अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन उत्तरदायी है, यानी कि जो ग्रीन इफेक्ट हैं, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हैं, तो इसके लिए उत्तरदायी इसमें बताना है। तो हम जानते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जो कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग के लिए यानी कि जो वैश्विक तापमान है, यानी कि विश्व का तापमान जो बढ़ रहा है, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड ही सबसे ज़्यादा इसके लिए जिम्मेवार हैं। तो इस तरीके से ग्रीन हाउस गैस के लिए ऑप्शन क्या हो सकता है, देख लीजिएगा। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही सही है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से है। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए यानी कि वैश्विक तापमान के लिए अगर आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि वैश्विक तापमान के लिए कौन सी गैसें ज़्यादा उत्तरदायी हैं, तो या विश्व का तापमान बढ़ाने में सबसे ज़्यादा कोई उत्तरदायी का यानी कि जो गैस हैं यानी कि जो घटक हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हैं, क्योंकि विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहा है। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिक हम जानते हैं कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा हो, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से जो यौगिक बनते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आप ऑप्शन में आसानी से देख सकते हैं कि इसमें देखिए किसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपको दिखाई देना। निश्चित तौर पर आप ऑप्शन बी को कहेंगे, क्योंकि देख लीजिए ऑप्शन बी में ही कार्बन और हाइड्रोजन का संयोग हुआ है, जबकि अन्य ऑप्शन में कार्बन नहीं है या कार्बन हाइड्रोजन एक साथ नहीं है। इस तरीके से इसका ऑप्शन यानी कि ये C2H6 जो है ये आपका ये क्या हो जाएगा, तो ये कार्बन एक तरीके से कार्बनिक यौगिक हैं। अब ये C2H6 क्या है, देख लीजिएगा, C2 है तो H जो है यहाँ पे 6 है, यानी कि ये एथेन है विशेष करके। क्योंकि हम जानते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। जिसमें संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसे एल्केन कहते हैं, और एल्केन का जो रासायनिक सूत्र होता है यानी कि CnH2n+2 होता है। इसी फार्मूला पर ये भी हैं। इस तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं कि ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं उसे क्या कहते हैं। अणु सूत्र समान होते हैं ऐसे यौगिकों को क्या कहते हैं, 110वां प्रश्न है। और आप देख सकते हैं इसका सही जवाब क्या हो सकता है।
तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा, यानी कि उसे समावयवी कहते हैं। कि ऐसे जो यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उसके गुण भिन्न होते हैं, तो इसको समावयवी कहते हैं। यानी कि उसको जो है कि आइसोमेरिज्म कहते हैं, यानी कि समव्ययता की घटना भी होती है वो। और नेक्स्ट है कि जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है, अगला प्रश्न है, जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली वाष्प होती हैं। सर्वाधिक मात्रा में वाष्प कौन सी निकलती हैं? तो जब देखिए पेट्रोलियम यानी कि ईथर, पेट्रोलियम को 17% तक पाया जाता है, पेट्रोलियम ईथर जो होता है। और पेट्रोलियम ईथर जो है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, और विशेष करके इसका उपयोग जो होता है वो आप देख सकते हैं कि इसमें इसका उपयोग चर्बी, वसा, तेल और आदि के विलायक के रूप में होता है। तो इसका सही जवाब यानी कि इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जब हम पेट्रोलियम को गर्म करते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली जो वाष्प होती हैं वो पेट्रोलियम ईथर होती हैं। और इसका अगला प्रश्न है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम बताना है कि यह कौन सा नियम है या किसका नियम दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि यह हेनरी का नियम है। और इस तरीके से हम देखते हैं अगला प्रश्न इसका कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ऑप्शन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप जानते हैं इसमें 113वां प्रश्न है, और कृत्रिम वर्षा के लिए यानी कि सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है या उसे प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए लेपन किया जाता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए हम किसका लेपन करते हैं? तो आप जान सकते हैं कि इसमें जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है, यानी कि ZnCl2 जो होता है। ये क्या होते हैं कि टेक्सटाइल उद्योग में, कार्बनिक संश्लेषण में, ताम्र में और कांच आदि में इसका उपयोग करते हैं। इस तरीके से सही जवाब ये इसका हो जाएगा, यानी कि जिंक क्लोराइड इसका सही जवाब है। और इसका अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं, 115वां प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं आप कि वह तत्व जिसके कारण एक तत्व कई रूपों में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आप इसका ऑप्शन देख सकते हैं, काफ़ी आसान सा प्रश्न है, यानी कि उसे अपरूपता कहा जाता है। और हम जानते हैं कि कार्बन के 2 अपरूप हैं जिसे हीरा और ग्रेफाइट के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से ये अपरूपता क्या होती है? तो एक तत्वों का गुण होता है जिसे एक तत्व कई रूपों में पाया जाता है। जैसे कार्बन की मात्रा हीरा में भी है, ग्रेफाइट में भी है, तो लेकिन दोनों का उपयोग और दोनों के जो उसमें जो संरचना है वो अलग अलग पाई जाती है। अगला प्रश्न है अक्रिय गैस है जिसको इनर्ट गैस कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी? अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? आप ऑप्शन देख सकते हैं इसमें, और सही जवाब इसका है रैमजे ने किया था। जबकि हम जानते हैं कि अक्रिय गैसों के विषय में अगर कुछ बात करें तो अक्रिय गैसें कितनी हैं? आप ये याद रख सकते हैं कि कुल 6 अक्रिय गैसें हैं, यानी कि ये ऐसी गैसें हैं जो किसी भी तत्व से रिएक्शन नहीं करती हैं। अभी इसको परमाणु संख्या के आधार पर आप याद कर सकते हैं कि इसको 2, 8 और इसके बाद से जो है कि 18 है, सॉरी यहाँ से देख सकते हैं कुछ, देखिए 2, 10, 18, 36, 54 और 86 ये परमाणु संख्या है उसकी जो अक्रिय गैस है, यानी कुल 6 अक्रिय गैसें हैं। यानी कि हीलियम है, इसके बाद से आर्गन है, फिर हीलियम है, नियॉन है, इसके बाद फिर आर्गन है, और इसके बाद से जेनॉन है, रेडॉन, ये सब जो है कि पाए जाते हैं। क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सब ये जो है कि यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन और क्रिप्टॉन ये जो है कि ये 6 गैसें हैं जो कि इनर्ट होती हैं, यानी कि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती हैं। और अगला प्रश्न है कि चमकीले विद्युत विज्ञापनों में प्रयोग किया जाता है। चमकीले जो विद्युत विज्ञापन किए जाते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? और इसका सही जवाब यानी कि इसमें नियॉन का उपयोग किया जाता है। और इसका अगला प्रश्न है कि समुद्री घास में निम्न तत्व पाया जाता है। समुद्री घास में कौन सा तत्व पाया जाता है? 118वां प्रश्न है, और इसका सही जवाब है यानी कि इसमें आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। जबकि अगला इसका प्रश्न देखते हैं कि पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो हम जानते हैं कि पौधे जो है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, और उनकी जड़ों में जो राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं वो इसमें सहायता करते हैं। और इसका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण है? खुली श्रृंखला यानी कि जो ओपन सीरीज हैं उसमें यौगिक का उदाहरण कौन सा है? 120वां प्रश्न है, सही जवाब इसके लिए एथेन होगा। और इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दूध खट्टा हो जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि दूध आखिर खट्टा क्यों हो जाता है? तो इसका सही जवाब है यानी कि दूध खट्टा होने का कारण है कि लैक्टिक अम्ल उसमें बनता है, और यही वजह है कि वो दूध को खट्टा कर देता है। हम जानते हैं कि दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। वायु बताना है कि वायु क्या है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप सब जानते होंगे, काफ़ी आसान सा प्रश्न है। और वायु क्या है? तो एक प्रकार का मिश्रण होता है विभिन्न गैसों का। NaHCO3 इसका नाम क्या है बताना है।
इसका नाम क्या है, और आप देख सकते हैं इसका सही जवाब यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और ये जो है कि जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। और इस तरीके से ये जो है कि पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट पेट में उपस्थित जो है कि जो अत्यधिक अम्ल की मात्रा होती है उसको उदासीन कर देता है, और इस तरीके से व्यक्ति स्वस्थ हो जाते हैं। इसका अगला प्रश्न है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक व परमाणु भार समान होता है, इसे क्या कहते हैं? परमाणु तत्व जिसका परमाणु क्रमांक बराबर हो और परमाणु भार बराबर हो, तो ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? तो इसके लिए सही जवाब यानी कि इसमें बताना है तो हाइड्रोजन जो होता है जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों ही समान होता है। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि निम्न में से कौन एरोमेटिक नहीं है? एरोमेटिक कौन नहीं है आपको बताना है। इसका अगला प्रश्न है, इसमें 125वां प्रश्न है कि इसमें से कौन एरोमेटिक नहीं है, और इसका सही जवाब है, यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, फिनॉल है, बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्सेन। इसमें से एरोमेटिक कौन नहीं है, और इसका सही जवाब है कि इसमें ऑप्शन ए जो है कि इसका सही जवाब होगा, यानी कि ये एरोमेटिक नहीं है। और इसका अगला प्रश्न है कि लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ कौन सा है? लोहे में जंग लगती है उससे कौन सा पदार्थ बन जाता है? और इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन सी होगा, यानी कि फेरिक व फेरक ऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी कि लोहे पर जो है कि लाल भूरे रंग की जो एक परत जम जाती है और उससे क्या होता है कि लोहे का क्षरण होने लगता है। और इसका अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं हम कि इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें 2 सूचियाँ दी हुई हैं और दोनों सूचियों का मिलान करना है। आप इस यहाँ से देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसमें देखना है कि एक तरफ जो है कि कुछ अम्लों के नाम है और दूसरे उससे संबंधित जो है कि पदार्थ हैं, और बताना है कि कौन से पदार्थ कौन सा जो पदार्थ में किस अम्ल की उपलब्धता होती हैं। देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको बताना है इसमें से। देखिए कि इसमें से कुछ ऑप्शन आप याद रहें तो आप कर सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि जो लैक्टिक अम्ल होता है वो दूध में पाया जाता है, जबकि ये जो साइट्रिक अम्ल दिया हुआ है इस तरीके से, तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो इसमें जो लैक्टिक अम्ल होता है वो दूध में पाया जाता है, जबकि जो एसिटिक अम्ल होता है वो सिरका में पाया जाता है, और साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, और इस तरीके से जो ब्यूटेरिक अम्ल होता है वो मक्खन में पाया जाता है। तो कूट के हिसाब से इसका आंसर इसमें बी सही होगा। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु द्रव्यमान व द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहा जाता है? आप ऑप्शन में देख सकते हैं, और इससे सही जवाब इसके लिए है, यानी कि द्रव्यमान क्षति कहा जाता है उसे। और नेक्स्ट है कि सौर सेलों में प्रयुक्त होता है। सौर सेलों में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन इसका सही जवाब होगा। काफ़ी चर्चित प्रश्न है, और जितने जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं तो उसमें सब में जो है कि यानी कि जो सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। सिक्का धातु बताना है, सिक्का धातु कौन है? सिक्का धातु क्या है आप देख सकते हैं इसको, और सही जवाब यानी कि सिक्का धातु यानी कि जो तांबा है उसे सिक्का धातु भी कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे की चादरों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब लोहे की चादरों पर यानी कि जस्ते की लेप चढ़ाई जाती हैं तो उसे यानी कि हम जस्तीकरण कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द आता है गैल्वेनीकरण कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि पीले फास्फोरस को रखा जाता है। पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? आप देख सकते हैं ऑप्शन है केरोसिन तेल दिया हुआ है जिसमें सोडियम को रखते हैं, और उसके बाद से जल है, पेट्रोल है, फिर या फिर हवा में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसका सही जवाब है यानी कि इसका जल में रखा जाता है पीले फास्फोरस को, क्योंकि अगर खुले वायु में छोड़ा जाएगा तो वो उसमें जो है कि विस्फोट होगा। और यही कारण है कि देखिए इसमें जो आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है केरोसिन तेल यानी कि मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। और नेक्स्ट है कि पृथ्वी की पापड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी की पपड़ी यानी कि जो भूल परपट्टी होती है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी गैस जो है वो चांदी की सतह को काला कर देती हैं? अगला प्रश्न है, और सही जवाब इसमें यानी कि ऑप्शन सी ए होगा, यानी कि ओजोन जो गैस है तो वो चांदी की सतह को काला कर देती हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसे रासायनिक परिवर्तन जिसमें ऊष्मा मुक्त होती हैं कहलाते हैं। ऐसे रासायनिक यौगिक परिवर्तन जिसमें ऊष्मा मुक्त होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो देख लीजिए आपके जो 2 ऑप्शन यानी कि उसमें दिया हुआ है ऑप्शन सी और डी, इसी में से ये प्रश्न इसका जवाब इसका मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, और इसका सही जवाब है ऊष्माक्षेपी परिवर्तन होता है। यानी कि ऊष्माक्षेपी ऐसे अभिक्रिया होती हैं या परिवर्तन होता है जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा मुक्त होती हैं, जबकि
जो ऊष्माशोषी परिवर्तन होते हैं उसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, यानी कि ऊष्मा को कम किया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि डिहाइड्रेशन के समय शरीर में कम हो जाता है। डिहाइड्रेशन जब शरीर में होता है उसमें शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है, आप देख सकते हैं। और सही जवाब यानी कि इसमें सोडियम लवण की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति का जब मुंह पेट चलने लगता है, यानी कि शरीर से बहुत ज़्यादा पानी गिर जाता है, तो इस तरीके से। और इसका अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से निकलती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से बताना है कि उसमें से कौन सी गैस निकलती है, और सही जवाब यानी कि इसका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन तांबे का अयस्क नहीं है। 37वां प्रश्न है और बताना है कि तांबे का अयस्क इसमें से कौन नहीं है, यानी कि देखिए इसमें सिनेबार जो हैं ये तांबे का अयस्क नहीं है। और इस तरीके से अगला प्रश्न है कि कैलोरीमीटर यानी कि कैलोरोमीटर लिखा हुआ है कि बनाया जाता है, ये किससे बनाया जाता है, ऑप्शन सी यानी कि तांबे का बनाया जाता है। ये गैलेना, ये बताना है कि गैलेना किसका अयस्क है, गैलेना। 140वां प्रश्न है और सही जवाब इसका यानी कि ऑप्शन बी है, यानी कि ये लेड का अयस्क होता है। और इस तरीके से आपको बताना है अगला प्रश्न कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, यूरिया में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है। 41वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है यानी कि 46% होती है। आप देख सकते हैं कि यूरिया के जो पैकेट होते हैं वहाँ पे N46% ऐसे ही लिखा रहता है मोटे अक्षरों में। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि कशीश का तेल कहलाता है, कशीश का तेल क्या कहलाता है, और इसके लिए ऑप्शन जो है 42 में आप देख सकते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को कशीश का तेल भी कहते हैं। और इस तरीके से हम अगला प्रश्न देखते हैं अब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निम्न तत्वों से बना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये किससे बना है, तो आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक यौगिक होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रमुख अकार्बनिक अम्ल है और वस्तुतः ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन से ही माने हाइड्रोजन क्लोराइड का गैस का जो जलीय विलयन होता है उसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। आप जान सकते हैं कि इसका जो फॉर्मूला यानी कि उसका रासायनिक सूत्र होता है यानी कि HCl होता है। इसमें यानी कि स्पष्ट है कि इसको हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से बनता है, और इसलिए इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन। और इसका अगला प्रश्न है, यहाँ से देखते हैं कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण होता है वो करते हैं, ये बताना है कि किस विधि से किया जाता है। तो बॉक्साइट से जो एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है वो हम जान सकते हैं कि ये जो है कि विद्युत अपघटन विधि के द्वारा उसे प्राप्त किया जाता है। 145वां प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड में होता है, सोडियम क्लोराइड में क्या पाया जाता है, और इसका ऑप्शन सही है यानी कि विद्युत संयोजक बंध पाया जाता है, यानी कि जो NaCl होता है उसमें विद्युत संयोजक बंधन पाया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त पात्र कहलाता है, विद्युत अपघटन के लिए जिस पात्र का उपयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, और सही जवाब इसके लिए ऑप्शन सी है, यानी कि उसे वोल्ट मीटर कहा जाता है। जो विद्युत अपघटन के लिए जो पात्र उपयोग में लाया जाता है उसे वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। और इसमें नेक्स्ट इसका प्रश्न हो सकता है, आप देख सकते हैं। अब इसका अगला प्रश्न है कि किसी विद्युत अपघटन की आयनन मात्रा, ये बताना है कि किससे इसका संबंध है, किसी विद्युत अपघटन की आयनन मात्रा को इसका संबंध जो है कि निम्नलिखित में से किससे है, तो इसका सही जवाब यानी कि तंतुता बढ़ाने से बढ़ जाती है, यानी कि आयनन मात्रा, किसी विद्युत अपघटन की आयनन मात्रा तंतुता बढ़ाने से बढ़ जाती हैं। और इसका 147वां प्रश्न है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है। दो पदार्थ आपस में मिलें और किसी एक पदार्थ का निर्माण कराएं तो इससे हम कौन सी क्रिया कहते हैं, और इसका सही जवाब आप खुद सोच सकते हैं। सही जवाब यानी कि इसका योगात्मक क्रिया होगा, क्योंकि दोनों तत्वों का जब एक तरीके से संयोग हो रहा है तो ये योगात्मक क्रिया होगी। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है वियोजन, यानी इसका मतलब विघटन होता है, यानी कि जब इसका मतलब होता है कि जब एक जो पदार्थ है वो बट करके यानी किसी अन्य पदार्थ से रिएक्शन करता है और वो दो अलग अलग तत्वों में बट जाता है तो उसे वियोजन कहते हैं। ये प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जब दो तत्व आपस में रिएक्शन करते हैं और उसमें क्या होता है कि जो शक्तिशाली यानी कि जो तत्व होता है वो अपने से कमज़ोर आयन के तत्वों को उसको विस्थापित करके खुद उसके जगह पे आ जाता है, तो इससे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, कार्बन की सबसे ज़्यादा मात्रा किस में अधिक होती है, और इसका सही जवाब यानी कि ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है।
दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो उसे मिश्र धातु कहा जाता है। और जब मिश्र धातु के रूप में जब हम एक पारा का यूज कर देते हैं तो वैसे यानी कि तत्वों को या पदार्थों को हम अमलगम के नाम से भी जानते हैं। बर्फ़ के साथ नमक को मिलाने पर इसका गलनांक 0 डिग्री से क्या हो जाएगा? अगर बर्फ़ के साथ अगर हम नमक को मिला दें तो इसके गलनांक पर इसका क्या असर पड़ेगा? और इसका सही जवाब है यानी कि उसमें कम हो जाएगा। जब हम बर्फ़ के साथ नमक को मिलाते हैं तो इसका गलनांक जो होता है वो कम हो जाता है। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस में मुख्यतः पाई जाती हैं। गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाई जाती हैं? सही जवाब इसका ऑप्शन सी यानी कि उसमें मीथेन गैस पाई जाती हैं। और अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा कि ये अगला प्रश्न है, आप यहाँ से देख सकते हैं, किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तन कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा रखकर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है यानी कि इसमें आसवन कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बेंजीन टाल्विन को पृथक करते हैं। बेंजीन टाल्विन को पृथक कौन करते हैं? तो इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन ए से प्रभाजी आसवन के द्वारा हम बेंजीन और टाल्विन को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। पावर अल्कोहल, ये अगला प्रश्न है। पावर अल्कोहल में बताना है कि वो क्या है या उसके विषय में कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से पावर अल्कोहल के विषय में जो ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसमें ऑप्शन सी जो है यानी कि ईंधन के रूप में प्रयुक्त एक तरीके से यानी कि एथिल अल्कोहल है जिसे हम पावर अल्कोहल कहते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है। और वाइन यानी कि जो शराब है उसमें क्या उपस्थित रहता है ये बताना है। शराब में उपस्थित क्या रहता है यानी कि उसमें एथिल अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। और इस तरीके से हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है बताना है। सोना का रासायनिक प्रतीक यानी कि जो सोना यानी कि जो गोल्ड हो इसका जो सिंबल होता है यानी कि AU होता है, क्योंकि सोने का जो लैटिन नाम है यानी कि एरम है। और इस तरीके से हम देखते हैं अगला प्रश्न है कि ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो उत्प्रेरक यानी कि जो कैटलिस्ट होता है तो वह क्या है? इसके संबंध में देखना है कि कौन सा कथन सही दे रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है और सही जवाब यानी कि है कि ये क्या है तो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट का काम जो होता है, क्योंकि ऋणात्मक उत्प्रेरक यहाँ पे पूछा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक का मतलब हुआ कि वो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, जबकि जो सिर्फ उत्प्रेरक की बात करें तो उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया को गति को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। और नेक्स्ट इसका प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं आप कि 168वां प्रश्न होगा कि धुआं है, बताना है कि धुआं क्या है। तो धुआं क्या है? तो इसका सही जवाब है यानी कि धुआं गैसों का ठोस में विलयन है और दो या दो से अधिक पदार्थों के परस्पर मिश्रण से जो समांग मिश्रण प्राप्त होता है उसे ही विलयन कहा जाता है। तो फिलहाल इसका सही जवाब है यानी कि धुआं क्या है तो ठोस का गैस में विलयन है। तो इस तरीके से यहाँ से ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि मिश्र धातुएं क्या है। मिश्र धातु बताना है कि मिश्र धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। 160वां प्रश्न है, सही जवाब इसका ऑप्शन ए है यानी कि ठोस का ठोस में विलयन है उसे ही मिश्र धातु कहते हैं। और नेक्स्ट है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या बताना है कितनी है। तो आप जान सकते हैं कि इसमें 7 आवर्त है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। और नई जो आवर्त सारणी तत्वों की बनाई गई है वो चूँकि वो आधुनिक आवर्त सारणी है और वो मोस्ले के द्वारा तैयार की गई थी 1913 ईस्वी में। और इसका अगला प्रश्न है कि सबसे शुद्धतम जल कौन होता है। सबसे शुद्धतम जो जल होता है यानी कि जो प्योर वाटर कौन होता है। और ऑप्शन यानी कि जो वर्षा का जल होता है सबसे शुद्ध माना जाता है उसे। और इसका अगला प्रश्न है कि पोटेशियम परमैंगनेट जल को, ये बताना है कि जल के साथ किस तरीके का वो व्यवहार करता है या उसके क्या रिएक्शन है। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो जल को क्या करता है तो वो कीटाणु रहित बनाता है। यानी कि इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जल को साफ़ करने के लिए या स्वच्छ करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करते हैं। और 164वां प्रश्न है कि भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि जो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है यानी कि उसमें H2O होता है। तो बताना है कि इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, ये अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब आप देख सकते हैं क्या हो सकता है। सही जवाब इसका ऑप्शन सी होता है यानी कि 1:8 होता है। तो इस तरीके से हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा। 165वां प्रश्न है इसमें कि आयतन के हिसाब से देखना है तो जल में
हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा, क्योंकि जो जल है वो H2 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयुग से बनता है। तो इसका सही जवाब यानी कि उसमें 2:1 की उसमें अनुपात उसमें पाया जाएगा, 2:1 का अनुपात पाया जाएगा। और नेक्स्ट है कि शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल क्या होता है या कौन होता है, देख सकते हैं। सही जवाब इसका है यानी कि शुद्ध जल उदासीन होता है, क्योंकि उसका जो pH मान होता है वो बिल्कुल यानी कि 7 हो जाता है। हम जानते हैं कि जो अम्लीय विलयन होता है उसका pH मान 7 से कम होता है, या फिर जो क्षारीय विलयन होता है 7 से ज़्यादा होता है, और जो अम्लीय है उसका विलयन जो है कि वो 7 हो जाता है, यानी कि उदासीन हो जाता है। हाइड्रोजन को वायु में जलाने से प्राप्त यौगिक हैं। हाइड्रोजन को जब हम वायु में जलाते हैं तो उससे कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, 167वां प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है, सही जवाब यानी कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर जल जो है कि वो प्राप्त होगा। और 167वां प्रश्न है कि जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर वह क्या होगी, यानी कि जलती हुई अगर कोई सीख है और उसे नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाया जाएगा तो उसका क्या असर होगा, और सही जवाब है यानी कि वो बुझ जाएगी, यानी कि जो जलती हुई जो सीख होंगी वो बुझ जाएंगी। और इसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नाइट्रोजन गैस क्या है, बताना है कि नाइट्रोजन गैस क्या है। तो इसका सही जवाब है कि नाइट्रोजन गैस क्या है, तो वायु से हल्की हैं। तो इस तरीके से हमारा ये 169वां प्रश्न था, और आज के वीडियो के लिए इतना ही। और इसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड होगा जिसमें फिजिक्स और बायोलॉजी के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे।